रतन कमरे में दाखिल हुआ। मैं उसके पीछे पीछे था। मैंने अपने अकब में दरवाजा बंद किया और राहदारी में मुंतजिर रतन को इशारे से आगे बढ़ने का हुक्म दिया। वो किसी मामूल की तरह चलता हुआ मसहरी के पास पहुंचा। वहां बेहिजाबाना अंदाज में दराज दीपा पर नजर पड़ते ही उसके चेहरे पर अजीबोगरीब तासुरात पैदा हुए। फिर उसने सरगोशी वाले लहजे में पूछा, अब बताओ तुम क्या चाहते हो? मैंने उसी धीमे लहजे में कहा, मैं चाहता हूं कि तुम अपना कच्छा उतारो और इस नारी की नींद खराब किए बगैर उन हरकतों का नाटक करो जो तुम घंटे डेढ़ घंटे पहले सच में कर चुके हो। मेरी बात समझ गए ना? मैंने आखिरी अल्फाज इंतहाई सख्त लहजे में कहे थे। उसने चौंक कर मुझे देखा और फिर उलझन भरे लहजे में बोला, तुम कोई मानसिक रोगी तो नहीं हो? मैंने उसे डपटा, बकवास बंद करो वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैंने कहा था ना कि जबान से एक लफ्ज निकाले बगैर मेरा हर हुक्म मानना है। मैंने जो कहा चुपचाप करो वरना। मेरा जुमला पिस्तौल की बंदिश ने पूरा कर दिया। उसकी आंखों में एक बार फिर खौफ उभरा। वो कदरे हिचकिचाहट के बाद आगे बढ़ा और मेरी हिदायत के मुताबिक दीपा पर झुका। मैंने उसे धीमे लहजे में उसी अंदाज में रुका रहने की हिदायत की। कहा, परंतु जब तक मैं न कहूं मेरी तरफ पलट कर न देखना। वो उसी बेहुदा जाविये पर साकित हो गया। मैंने जल्दी से अपना बराटा जेब में उड़सा और शोल्डर बैग से कैमरा निकालकर उसके पूरी तरह बाहर निकले लेंस का रुख रतन और दीपा की तरफ करके धीरे से कहा, अब जरा मेरी तरफ देखो। रतन ने दीपा पर झुके झुके गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा। एन उसी वक्त मैंने कैमरे का बटन दबा दिया। कैमरे पर नजर पड़ते ही रतन पर गोया बिजली टूट पड़ी। वो दीपा को उसके हाल पर छोड़कर एक झटके से उठकर खड़ा हुआ, मगर इस असना में कैमरा बाएं हाथ में लेकर एक बार फिर उसे बराटा की जद पर ले चुका था। वो चंद सानियों तक फटी फटी नजरों से मुझे देखता रहा, फिर बमुश्किल हकलाते हुए बोला, तुम्हारा भेजा फिर गया है क्या? ये क्या कर रहे हो? मैंने पिस्तौल की नाल के इशारे से उसे मसहरी से उतर कर राहदारी की तरफ चलने का हुक्म दिया। वो कदरे हिचकिचाया, मगर फिर धीमे लेकिन खूंखार लहजे में मैंने कहा, लगता है तुम दोनों की खोपड़ी में गोली उतार कर फोटोग्राफी करना ज्यादा आसान रहेगा। मेरा काम तो उस तरह भी हो जाएगा, मगर जरा सोचो, जब लोगों को एक ही बिस्तर पर तुम दोनों की नंग धड़ंग लाशें मिलेंगी तो तुम्हारे बारे में कहां कहां क्या क्या चर्चे होंगे। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा एक बार फिर सफेद पड़ गया। मैंने अपनी बात जारी रखी, कहा, परंतु मैं तुम्हें फिर विश्वास दिलाता हूं कि अगर तुम मेरे इशारे पर चलते रहो तो मुझे तुम्हें मारने या बदनाम करने का कोई शौक नहीं। मैं अपना काम करके चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा और किसी को तुम्हारी इन रंगरलियों की कानो कान खबर नहीं होगी और तुम अपनी अय्याशी भरी जिंदगी के मजे लूटने के लिए जिंदा रहोगे। उसके चेहरे से अब भी बदहवासी आया थी, मगर मैंने उसे मजीद तसल्ली देने की बजाय दीवार पर दोनों हाथ रखकर साकित खड़े होने का हुक्म दिया। गर्दन मोड़ कर देखने की कोशिश न करना मिस्टर रतन। उसने सादतमंदी से गर्दन हिलाकर मेरी हिदायत पर जूं का तूं अमल करने का इकरार किया। मैंने बराटा एक बार फिर जेब में ठूसा और फिर हत्तुल इम्कान बेआवाज अंदाज में नई तस्वीर को कार्ट्रिज से अलहदा करके ऊपरी झिल्ली उतार दी। उसके साथ ही कैमरा बाईं बगल में दबाकर अपना बराटा एक बार फिर निकाल लिया। मेरे बाएं हाथ पर मौजूद फोटोग्राफ पर धीरे धीरे नकूश नुमाया हो रहे थे। ये तस्वीर वाज़े तौर पर ज्यादा नुमाया और पुरतासुर थी। उन दोनों के चेहरे भी बिल्कुल वाज़े थे। मैंने वो तस्वीर जेब में रखने के बारे में सोचा, मगर फिर मुझे एक ख्याल आया। मैंने धीमे लहजे में कहा, अब तुम मुड़कर मेरी तरफ देख सकते हो मिस्टर रतन। वो थके थके से अंदाज में मेरी तरफ घूमा। मैंने बाएं हाथ में पकड़ी तस्वीर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरी फोटोग्राफी का कमाल देखो। ऐसी शानदार तस्वीर पहले किसी ने नहीं बनाई होगी, मगर खबरदार, तस्वीर खराब करने की कोशिश की तो। वो तस्वीर की तरफ हाथ बढ़ाते बढ़ाते रुक गया और पूरी तवज्जो से मेरे बाएं हाथ में मौजूद तस्वीर देखने लगा। उसके चेहरे के उजलात यकलख्त खिंच गए। उसने बमुश्किल थूक निगल कर अपना सूखा गला तर किया। वो मुर्दा से लहजे में बोला, मैं नहीं जानता तुम कौन हो और क्या चाहते हो, मगर ये तस्वीर मेरा जीवन नष्ट कर सकती है। तुम इसे मुझे दे दो। तुम जितनी राशि मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। मैं अपने लहजे का तंज छुपाने में नाकाम रहा। कहा, लगता है बहुत धन इकट्ठा कर रखा है मिस्टर रतन। चिंता न करो, इस फोटो को तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं देखेगा, मगर शर्त वही है, तुम मेरी हर फरमाइश आंखें बंद करके पूरी करोगे। उसने धीरे से गर्दन हाँ में हिलाई। मैंने कहा, अब वापस चलो। उसने घबरा कर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, अभी तो खेल शुरू हुआ है मिस्टर रतन। ये तस्वीर तो मैंने तुम्हारे लिए खींची है, मुझे अपने लिए भी तो कुछ फोटोग्राफी करने दो। अब नखरे न दिखाओ वरना मैं तुम्हारी चमक छल्लों को उठा दूंगा
और तुम दोनों को अमली तौर पर वो गंदा खेल खेलना पड़ेगा और मुझे जबरदस्त फोटोग्राफ खींचने का मौका मिलेगा। उसने जोर जोर से नफी में सर हिलाया और मैं सहरी की तरफ बढ़ा। मुझे अपने मतलब की मजीद 8 तस्वीरें बनाने में कोई 20 मिनट लगे। रतन हल्की फुल्की मजाहमत के साथ मेरे इशारों पर चलता रहा। मुझसे ज्यादा उसे अंदेशा सता रहा था कि कहीं दीपा जाग न जाए, मगर शायद उस पर ख्वाबावर सुफूफ ने कुछ ज्यादा ही गहरा असर किया था। उसने करवट तक न बदली। मेरे इशारे पर रतन ने कच्छा पहना और मसहरी के सिरे पर सर झुकाकर बैठ गया। मैंने पहला और आखिरी फोटोग्राफ उसे थमाते हुए कहा, अब तुम सुकून से बैठो और इन तस्वीरों को देखकर दिल ठंडा करो, मगर खबरदार, अपनी जान प्यारी है तो अभी कम से कम 15-20 मिनट तक कमरे से बाहर निकलने की कोशिश न करना। मैं अभी कुछ देर यहीं मौजूद हूँ। मैंने कैमरा पहले ही अपने शोल्डर बैग में रख लिया था। कमरे से निकलने से पहले मैंने एहतियातन रतन का लिबास टटोल लिया था, कहीं उसने कोई रिवॉल्वर या पिस्तौल न छुपा रखा हो और मेरे कमरे से निकलते ही ये पीछे से मेरी पीठ छलनी कर दे। बाहर निकलते ही मैं बिजली की सी तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने दरवाजा मुकफ्फल किया और सीधा गुस्ल खाने का रुख किया। मैंने अपना मोटा चश्मा, कैमरा और 8 फोटोग्राफ शोल्डर बैग में डालकर उसे बाथटब के पीछे मौजूद खला में अंदर धकेल दिया। मेरा खरीद करदा मेकअप का सामान भी उसी बैग में था। अलबत्ता अपना बरेटा मैंने अपनी तहवील में ही रखना मुनासिब समझा। उसके बाद सीधा वॉश बेसन पर जा खड़ा हुआ। मैंने सबसे पहले अपनी सफेद मूछें उखाड़ कर टॉयलेट में फेंक कर पानी से बहा दी। फिर अपना लिबास उतार कर जल्दी जल्दी मेकअप से पीछा छुड़ाने लगा। पहले कई बार मुंह और बाजू धोने पर पानी पहले सुरमई रंगत इख्तियार करता रहा, फिर रफ्ता रफ्ता मेरे चेहरे और जिस्म के दीगर खुले हिस्सों की असल रंगत बहाल होने लगी। बिलाखिर मैं अपनी असल शक्ल में वापस आ गया। मैंने जल्दी जल्दी दूसरा लिबास पहना और कंघे से बाल संवार कर गुस्ल खाने से बाहर आ गया। मैंने अपना बरेटा मसहरी के सरहाने दबीज गद्दे के नीचे छुपाया और पतला सा लिहाफ ओढ़ कर बिस्तर पर दराज हो गया। कमरे में एयर कंडीशनर की हल्की सी घरघराहट के अलावा मुकम्मल खामोशी थी। मुझे अपने कमरे में वापस पहुंचे 10-12 मिनट गुजर चुके थे, मगर मेरे आसाब अभी तक तनाव का शिकार थे। एक काफी कठिन मरहला काफी सहल अंदाज में मुकम्मल हो चुका था। बज़ाहिर खतरे की कोई बात भी नहीं थी, मगर मेरी छठी हिस्स मुझे बार बार खबरदार कर रही थी कि अभी खेल बाकी है। मेरी छठी हिस्स एक बार फिर फाते रही। चंद ही मिनट मजीद गुजरे थे कि मेरे कमरे के दरवाजे पर खासी तेज दस्तक हुई। मेरा दिल जोर से धड़का। मुझे लगा कि बाहर 1 से ज्यादा अफराद आपस में बातें भी कर रहे हैं। दूसरी दस्तक होने के चंद सानियों के बाद मैंने अपने लहजे में सख्त नाराजगी भरते हुए बुलंद आवाज में अंग्रेजी में हाँक लगाई, कौन हो, क्या चाहते हो, इतनी रात को किस लिए दस्तक दे रहे हो। मेरी ललकार सुनकर कुछ देर के लिए बाहर खामोशी छा गई। फिर मैंने गौतम की आवाज सुनी। वो गुजराती में कह रहा था, मैं इतनी रात गए आपकी नींद खराब करने पर शर्मिंदा हूँ राहुल जी, मगर एक इमरजेंसी हो गई है। अगर आप दरवाजा खोलकर हमारी बात सुन लें तो बहुत ममनून हूँगा। उसने अभी अपनी बात पूरी ही की थी कि मैंने रतन की आवाज सुनी। वो दुरुस्त लहजे में गौतम को डांट रहा था कि वो मुझसे इतने इज्जत और एहतराम से क्यों बात कर रहा है। गौतम ने रतन जी कहकर उसे समझाने की कोशिश की, मगर तभी दरवाजे पर एक और जोरदार दस्तक हुई। फिर मैंने रतन की गरजदार आवाज सुनी। वो गुस्सीले लहजे में गुजराती में कह रहा था, दरवाजा खोलो मिस्टर राहुल, क्या तुम बहरे हो? इतनी देर से दस्तक दे रहे हैं, फौरन दरवाजा खोलो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं। इससे पहले कि वो जुमला मुकम्मल करता मैंने दरवाजा खोल दिया। मैंने देखा कि वहाँ गौतम और रतन के अलावा होटल का मुसल्ला गार्ड और एक बंदूक बरदार पुलिस कांस्टेबल भी मौजूद हैं। उन दोनों ने अपने हथियारों का रुख मेरी तरफ कर रखा था। रतन बिल्कुल मेरे सामने ही खड़ा था। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर इतनी खूंखार नजरों से घूरा कि वो चंद लम्हों के लिए गड़बड़ा गया। मैंने उसकी कैफियत का फायदा उठाते हुए फौरन ही उस पर धावा बोलना मुनासिब समझा। अच्छा तो तुम हो रतन। गौतम तो तुम्हारी तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिला रहा था कि तुम आला तालीम याफ्ता, इंतहाई मुहज्जब और सुलझे हुए इंसान हो, मगर तुम तो बिल्कुल जाहिल निकले। लो खोल दिया दरवाजा, बोलो क्या तकलीफ है तुम्हें? इतनी रात गए क्यों मेरी नींद खराब की? रतन ने मेरी तल्ख बातों का कोई फौरी जवाब न दिया। वो आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी शक्ल देखे जा रहा था। फिर उसने एक बार ऊपर से नीचे तक मेरा जायजा लिया। मैंने सख्त लहजे में उसे लगभग डांटते हुए कहा, मुझे यूं घूर घूर कर क्या देख रहे हो बदतमीज आदमी? बोलो ना तुम्हें क्या तकलीफ है, क्यों मेरी नींद खराब की है? फिर मैंने उसे नजरअंदाज करके गौतम को मुखातिब किया, तुम बताओ गौतम जी, क्या मुसीबत पड़ गई कि यूं हथियारबंद पुलिस पहरेदारों के साथ मेरे कमरे पर जलगार कर दी? मैंने कहीं डाका डाला है या किसी की हत्या कर दी है? मेरे लहजे में तलखी और छल्लाहट अपने उरूज पर थी। मुझे कोई जवाब देने की बजाय वो रतन से मुखातिब हुआ,
आपने देख लिया है ना रतन जी, यही है राहुल जी, क्या ये आए थे आपके बेडरूम में? उसके लहजे में खफगी नुमाया थी। रतन ने कुछ कहना चाहा मगर फिर मुझे एक बार गौर से देखने पर इक्तिफा किया। गौतम ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने आपको कहा था ना कि आपने अपने कमरे में आने वाले चोर की जो शक्ल और हुलिया बताया है वो राहुल जी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, मगर आप बजिद थे कि। मैंने गौतम की बात काटते हुए गहरे तंजिया लहजे में कहा, अच्छा तो तुम मुझे चोर समझकर अपने वीआईपी मेहमान बल्कि महान दोस्त के साथ मुझे पकड़ने आए हो गौतम सिंघानी जी। तो इंतजार किस बात का है? हथकड़ियां पहनाओ मुझे, उसके बाद मेरे कमरे की तलाशी लेकर चोरी शुदा माल भी बरामद कर लो। गौतम की बजाय रतन ने मेरे जहरीले सवालों का सामना करने का फैसला किया। बोला, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ मिस्टर राहुल, कसूर मेरा है। मुझे यकीन था कि वो चोर कहीं बाहर से नहीं आया होगा, बल्कि आसपास के कमरों में मुकीम किसी मेहमान ने मौका पाकर ये वारदात की है। गौतम ने बताया कि आपके अलावा होटल के इस हिस्से में कोई मुकीम नहीं है और गार्ड्स ने बताया कि पिछले आधे घंटे में कोई होटल से बाहर नहीं गया। इसलिए मैंने उसकी बात काट कर कहा, तो जनाब ने सोचा कि चलो चलकर गौतम के खास मेहमान की इज्जत उतारी जाए, क्योंकि आप इतने बड़े सरकारी अफसर हैं कि कोई आपका हुक्म नहीं टाल सकता। रतन के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार उभरे, मगर मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि उसके दिलो दिमाग पर उस वक्त क्या कयामत बीत रही होगी। उसकी जिंदगी की सारी कामयाबियां, इज्जत और मर्तबा दाव पर लग गए थे। वो डूबते को तिनके का सहारा समझकर यहाँ दौड़ा चला आया था। शायद उसकी गर्दन को फंदे में फंसाने वाला शख्स यहीं हाथ लग जाए और वो उससे तमाम मायूब तस्वीरें बरामद करके अपनी नैया डूबने से बचा ले। उसने खुश्क हलक के साथ अपने लहजे में झूठ मूठ की शर्मिंदगी भरते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस्टर राहुल, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है। दरअसल मैंने हाथ के इशारे से उसे मजीद बोलने से रोक दिया और गौतम की तरफ देखते हुए जहरीले लहजे में कहा, इस इज्जत अफजाई का बेहद शुक्रिया मिस्टर सिंघानी, आपकी ये मेहमान नवाजी मुझे हमेशा याद रहेगी। मैं सुबह तुम्हारे होटल से चेकआउट कर जाऊंगा। अपने स्टाफ को कहना कि मेरे रुखसत होने से पहले कमरे का अच्छी तरह जायजा ले लें, कहीं मैं आपके शानदार होटल का कोई कीमती सामान ना चुरा के ले जाऊं। मेरा ताना सुनकर गौतम ने खिसियाने से लहजे में कहा, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ राहुल जी, मैं आपके बारे में कोई ऐसी वैसी बात सोच भी नहीं सकता था, मगर रतन जी ने मुझे। मैंने हाथ के इशारे से उसे मजीद कुछ बोलने से रोकते हुए कहा, वो सब बातें माजी का किस्सा हो गई हैं गौतम जी, अब आप मेरे लिए सिर्फ इस होटल के मालिक हैं और मैं किराएदार। आपसे गुजारिश है कि वो तमाम अखराजात भी मेरे बिल में शामिल कर दें जो आपने मुझे खिलाने पिलाने और दीगर मदों में किए हैं। इस असना में रतन वहां से जा चुका था। गौतम ने पुलिस कांस्टेबल और होटल के गार्ड्स को भी वहां से रुखसत कर दिया। उसने मेरी नाराजगी दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर मैं टस से मस न हुआ। बिलाखिर वो भी मायूस होकर वहां से चला गया। मैंने कमरे के दरवाजे की कुंडी चढ़ा ली। मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो इदराक हुआ कि मामला कितना संगीन था। अपनी एहतियात पसंदी और छठी हिस्स के इशारे पर अमल करने की वजह से बच निकला था, वरना मेरी गर्दन फंसने में कोई कसर बाकी न रह गई थी। मेरा मेकअप करके मिशन पर जाना भी मेरे काम आ गया था। अगर मैं ये सोचकर असली शक्ल और हुलिये में रतन की फोटोग्राफी के लिए पहुंच जाता कि वो मुझे नींद में मदहोश मिलेगा, तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। असल खतरे की बात यह थी कि वो मेरी असल शक्ल देख लेता तो फिर अपना काम पूरा करने के बाद मेरा उस होटल से फौरी फरार जरूरी हो जाता और अचानक गायब होने की राह में मेरा सूटकेस रुकावट बन जाता। जबकि रतन की नजरों में आने के बाद मेरा उस शक्ल के साथ सूरत में कहीं और ठहरना भी खतरनाक हो जाता। ये खतरा टल जाने पर इत्मीनान की नींद मेरा हक था। सुबह उठकर मैंने होटल के तोआम खाने में जाकर नाश्ता किया और फिर अपनी कुंजी साथ लिए टहलने के अंदाज में होटल के अहाते में पहुंच गया। मुझे अंदाजा था कि होटल के मुलाजिमों के रिहायशी क्वार्टर किस तरफ हैं। मैं लॉन का चक्कर लगाकर होटल की इमारत के पहलू से गुजरकर अकबी हिस्से की तरफ बढ़ा। मेरी खुशकिस्मती के आखिरी कोने तक पहुंचने से पहले ही मुझे 10-12 साल का एक बच्चा फुटबॉल से करतब करता नजर आया। मैंने गुजराती में उसे आवाज दी तो वो चौंका और फिर बेधड़क मेरी तरफ चला आया। मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, बेटा तुम आदेश ड्राइवर को जानते हो? उसने पुरजोश अंदाज में हाँ में सर हिलाया और कहा, वो हमारे क्वार्टर से चौथे क्वार्टर में रहता है। जिस दिन ड्यूटी ना हो देर तक सोता रहता है। मैंने उसी दोस्ताना लहजे में कहा, अरे तुम तो बहुत समझदार लड़के हो। मेरा ख्याल है तुम मेरा छोटा सा काम करके 2 रुपए जरूर कमाना पसंद करोगे। मेरी जबान से रुपयों का जिक्र सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। बोला, मैं तैयार हूँ सर, बोलें क्या काम है। मैंने 4 अठन्नियां उसके हाथ पर रखते हुए कहा, अभी और इसी वक्त आदेश ड्राइवर के पास जाओ, उसे कहो कि राहुल तुम्हें बुला रहे हैं। होटल के बगली बागीचे में जाकर उनसे मिल लो, एक जरूरी काम है। उसने धाती सिक्के जल्दी से नेकर की जेब में डाल दिए
और फुटबॉल उठाए तेजी से होटल की इमारत के अकबी हिस्से की तरफ बढ़ गया। मैं टहलने के अंदाज में बगली बागीचे की तरफ बढ़ने लगा। मुझे यकीन था कि गुज़श्ता रात मुफ्त में हाथ आने वाले 500 रुपयों की गरमाइश अभी तक ताज़ा होगी और आदेश पैगाम मिलते ही दौड़ा चला आएगा। बगली बागीचे में भी बड़ी बड़ी छतरियां इस्तादा थीं, जिनके नीचे सजी मेज कुर्सियों पर बैठकर होटल के मेहमान खुशगवार कुदरती माहौल में नाश्ते से लुत्फानंदोज हो सकते थे। ताहम मैंने अलग थलग बिछी एक संगीन बेंच की तरफ कदम बढ़ाए, जिसका रुख फूलों के एक रंग तख्ते की जानिब था। मैंने चारों तरफ का जायजा लेकर इत्मीनान कर लिया था कि कोई खुसूसी तौर पर मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं है। मुझे आरामदेह संगी बेंच पर बैठे 5-7 मिनट ही हुए होंगे कि मुतवक्के समत से आदेश आता दिखाई दिया। उसने पहले जायजा लेकर मुझे देख लिया था। उसने मेरे पास पहुंचकर पुरजोश लहजे में जय श्री कृष्णा का नारा लगाया। मैंने उसे जवाब दिया और धीमे लहजे में कहा, आओ यार बैठो इधर। कदरे हिचकिचाहट के साथ आदेश मेरे से कुछ फासला रख कर बेंच पर बैठ गया। मैंने फौरन ही संजीदा लहजे में कहा, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि मैं अभी और इसी वक्त ये होटल छोड़कर जा रहा हूँ, बल्कि अगर तुम्हारा ख्याल ना आता तो मैं अब तक रुखसत हो भी चुका होता। मेरी बात सुनकर आदेश चौंका। बोला, सब ठीक तो है ना राहुल जी? ये अचानक होटल छोड़ने का इरादा क्यों बन गया? मैंने दिल बर्दाश्ता लहजे में कहा, क्या बताऊं यार, बोलते हुए शर्माती है। बस यूं समझ लो, तुम्हारे सेठ गौतम सिंघानी और उसके जिगरी यार रतन ने कल रात मुझे गहरी नींद से उठाकर मेरी ऐसी बेइज्जती की है कि अब यहाँ एक पल भी रुकना मुझे बेगैरती लग रहा है। ये शहर मेरे लिए अजनबी ना होता तो मैं रात को ही यहाँ से शिफ्ट हो जाता। आदेश हैरत से मुंह खोले आंखें फाड़े मेरी बात सुनता रहा। फिर उसने ताज्जुब भरे लहजे में कहा, ये कैसे हो गया राहुल जी? गौतम सेठ तो आपकी बहुत इज्जत करता है। मुझे सख्ती से ऑर्डर है कि आपके हर हुक्म पर कोई सवाल किए बगैर अमल करूं। मैंने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, मगर गौतम की नजर में रतन जी की ज्यादा अहमियत है। वो उसकी कोई बात टालने का सोच भी नहीं सकता। उसी के कहने पर उसने मुझे चोर समझ लिया और मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए रात के तीसरे पहर मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। मेरे अल्फाज सुनकर आदेश की हैरत दो चंद हो गई। उसने कहा, ये तो हैरान कर देने वाली बात है राहुल जी। गौतम सेठ तो अच्छी तरह जानते हैं कि आपके पास दौलत की कमी नहीं है, फिर उन्होंने कैसे यकीन कर लिया कि आप चोर हो सकते हैं? मैंने कहा, उसने न सिर्फ यकीन कर लिया बल्कि मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस भी बुलवाई थी, मगर मैं जानता हूँ वो रतन के इशारों पर नाचने पर मजबूर है। वो उसके जरिए बहुत भारी माल कमा रहा है। अच्छा खैर छोड़ो, उससे निमटना मुझे आता है। तुम ये बताओ, शहर के किसी दूसरे हिस्से में कौन सा होटल मेरे कयाम के लिए सबसे मुनासिब रहेगा? उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मेरा ख्याल है आप डिसेंट होटल शिफ्ट हो जाएं। इतना बड़ा तो नहीं मगर साफ सुथरा और मशहूर होटल है। आप टैक्सी वाले से नाम लेंगे तो वो आपको बगैर पता पूछे पहुंचा देगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं वहां जा रहा हूँ। तुम जैसे ही फुर्सत मिले मुझसे आकर मिल लेना। आदेश ने पुरजोश लहजे में कहा, आप फिक्र न करें, 1.5-2 घंटे बाद वहां पहुंचता हूँ, क्योंकि आज मेरी छुट्टी है। मैंने कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, मगर यहाँ किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम मुझसे राब्ते में हो। आदेश ने यकीन दिलाया कि ऐसा ही होगा। उसे रुखसत करके मैं अपने कमरे में आया और गुस्ल खाने में बाथ टब के अकब में पोशीदा शोल्डर बैग अपने सूटकेस में मुंतकिल करके उसे मुकफ्फल किया और फिर इस्तकबालिया को कॉल की। मैंने अपने कमरे का नंबर बताकर कहा कि मैं चेकआउट कर रहा हूँ, मेरा हिसाब किताब तैयार हो जाए तो मुझे इत्तला दे दी जाए। मुझे सिर्फ 5 मिनट इंतजार करना पड़ा। मैं इस्तकबालिया पर पहुंचा तो क्लर्क और नायब मैनेजर मेरे मुंतजिर थे। मैंने कमरे की कुंजी उनके हवाले की तो उनके चेहरे पर तनाव नुमाया था। मैंने अपना लहजा हद्दुल इम्कान बेतासुर रखते हुए कहा, अपने कमरे का अच्छी तरह जायजा ले लें कि वहां से कोई चीज चोरी नहीं हुई है। मैं नहीं चाहता कि पुलिस मेरी तलाश में मेरे अगले ठिकाने पर भी पहुंच जाए। मेरा तंज सुनकर नायब मैनेजर ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। फिर उसने कहा, आपके लिए गौतम का पैगाम है। उन्होंने कहा है कि मुझ में आपका सामना करने की हिम्मत नहीं है। मैं बहुत मजबूर था, हो सके तो मुझे माफ कर दें। मैंने जवाब में कुछ कहने की जरूरत नहीं समझी, बल्कि अपना पर्स निकाल कर पूछा, कितना हिसाब बना है मेरा? नायब मैनेजर ने नफी में सर हिलाकर कहा, हमें सख्ती से हुक्म दिया गया है कि आपसे एक ढीला भी चार्ज न किया जाए। मैंने जवाब में सख्त लहजे में कहा, लगता है गौतम सेठ मुझे वाकई कोई टटपूंजिया चोर समझता है। उसे कहना कि मुझे उसकी तरफ से किसी भिक्षा की जरूरत नहीं है। फिर मैंने 500 रुपए काउंटर पर रखते हुए कहा, मेरा ख्याल है ये तुम्हारा बिल चुकाने के लिए काफी है, कुछ बच जाएं तो स्टाफ को टिप बांट देना। नायब मैनेजर ने कुछ कहना चाहा, मगर खिफ़त की फरावानी से शायद उसकी जबान बंद हो गई। ताहम उसने करेंसी नोटों को छूने की कोशिश न की। इसी असना में एक खादिम मेरा सूटकेस उठा लाया।
मैं इस्तकबालिया के अमले का अलविदाई सलाम नजरअंदाज करके बड़े दरवाजे से बाहर निकल आया। वही खादिम दौड़कर एक टैक्सी ले आया। मैंने उसे 10 रुपया बख्शिश दी। वो सलाम करके रुखसत हो गया। मैंने टैक्सी ड्राइवर के पहलू में बैठकर उसे डिसेंट होटल चलने को कहा। आदेश की बात दुरुस्त निकली। टैक्सी ड्राइवर ने मुझसे पता पूछने की जहमत न की। अलबत्ता हम जैसे ही होटल से कुछ फासले पर पहुंचे, उसने मुझसे हल्की फुल्की गुफ्तगू शुरू कर दी। मुझे अंदाजा लगाने में मुश्किल पेश न आई कि उसने मुझे होटल के खादिम को भारी बख्शिश देते देखा था और मेरी दरिया दिली से कुछ ज्यादा ही मरूब हो गया था। मैंने टैक्सी ड्राइवर की दिलजोई के लिए पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? उसने कहा, मैं तीरथ दास हूँ। पहले मैं बस कंडक्टर था, अब 4 साल से टैक्सी चला रहा हूँ। मैंने कहा, बहुत खूब। ये टैक्सी अपनी है या भाड़े पर चलाते हो? उसने कहा, पहले भाड़े पर चलाता था, फिर 2 साल पहले किस्तों पर टैक्सी ले ली। अब तो सिर्फ 2 किस्तें बाकी रह गई हैं, फिर ये मेरी अपनी मिल्कियत हो जाएगी। मैंने पुरजोश लहजे में कहा, बहुत खूब। तीरथ, ये बताओ, बहुत अच्छी हालत में टैक्सी कितने में मिल जाएगी? उसने कहा, किस्तों पर 3000 में और कैश पर 2400 रुपए में। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ कि क्या 2500 रुपए में कोई अच्छी सी मोटर कार भी मिल जाएगी? उसने कहा, जी हाँ, बिल्कुल नए टायर और नई बैटरी वाली, एकदम नई जैसी। 2 साल तक एक बार भी मैकेनिक की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। मैंने कहा, तो फिर तुम मेरा एक काम करो, मुझे टैक्सी की तो नहीं, हाँ मुझे किसी मशहूर कंपनी की एक बहुत अच्छी सी कार की जरूरत है जिसका इंजन बेहतरीन हालत में हो। अगर तुम मुझे किसी काबिल एतबार बंदे से दिलवा दो तो पूरा 100 रुपया तुम्हारा। इतनी बड़ी रकम की उम्मीद बंधते देखकर उसकी आंखें चमक उठी। बोला, आप यूं समझें कि आपका काम हो गया, मैं आज का सारा दिन इसी काम में लगाऊंगा। मैंने कहा, बहुत खूब, मगर शर्त यह है कि मैं जिस मैकेनिक को उसका जायजा लेने की जिम्मेदारी सौंपूं वो उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। अच्छा चलो, मैं तुमसे एक सौदा करता हूँ। अगर तुमने मेरी तवक्को से अच्छी गाड़ी दिला दी तो मैं 2650 रुपया तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अब ये तुम पर है कि मजीद 50 रुपए हासिल करने में कामयाब होते हो या नहीं। ये सुनते ही उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। बोला, आप फिक्र न करें साहब, गाड़ी देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। मुझे उसके लहजे में हैजान की झलक महसूस हुई। टैक्सी होटल के पोर्च में रुकते ही 2 खादिम तेजी से आगे बढ़े। उनमें से एक ने मेरी तरफ वाला दरवाजा खोलकर सैल्यूट मारा और उतरने की दावत दी, जबकि दूसरे ने टैक्सी के छत वाले जंगले से मेरा सूटकेस उतार लिया। मैंने टैक्सी से उतरकर टैक्सी वाले को दुगना किराया दिया तो उसकी हैजान और मुसर्रत की कैफियत में शिद्दत आ गई। वो एक बार फिर मेरा नाम पूछकर रुखसत हो गया।